प्यार अंधा होता है। ये लाइन जिसने भी लिखी है ना, उसे पक्का किसी ने बहुत गंदा धोखा दिया होगा। सच बता रही हूँ। मेरा नाम काव्या है, उम्र 24 साल। आज से ठीक 2 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा 3 साल पुराना बॉयफ्रेंड रोहन मुझे ये कहकर छोड़ गया कि काव्या, तुम बहुत बचकानी हो। मुझे लाइफ में कोई ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल सके। और इस ज्ञान के ठीक 3 महीने बाद ही उसने अपने ऑफिस की एक लड़की से शादी कर ली। उस दिन मैंने ठान लिया था कि भाड़ में गया प्यार और भाड़ में गए ये लड़के। अपनी जिंदगी जियो, पिज्जा खाओ, नेटफ्लिक्स देखो और मस्त रहो। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई रोना धोना नहीं। मैंने लड़कों की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। मुझे लगता था सब एक जैसे होते हैं, धोखेबाज या महा बोरिंग। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और ऊपर वाला कोई और ही स्क्रिप्ट लिखकर बैठा होता है। मुझे क्या पता था कि मेरा वो नो बॉयज वाला उसूल मेरी नई सोसाइटी की बालकनी में जाकर बुरी तरह टूट जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को देखकर पेट में गुदगुदी होना सिर्फ फिल्मों में होता है, तो मेरी ये कहानी सुनिए। क्योंकि उस 32 साल के खरूस अजनबी के साथ जो मेरी कहानी शुरू हुई, उसने मेरी रातों की नींद और मेरे दिल का चैन दोनों उड़ा दिए थे। मेरे पापा का बैंक में ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग दिल्ली से पुणे शिफ्ट हो गए। नई सोसाइटी, नया फ्लैट। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा नए शहर में सब कुछ नया होगा। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, उस दिन शाम को मैं थक हार कर अपनी बालकनी में चाय पीने आई। हमारी सोसाइटी के फ्लैट्स कुछ इस तरह बने थे कि मेरी बालकनी और पड़ोस वाले फ्लैट की बालकनी बिल्कुल सटी हुई थी। बीच में बस एक लोहे की ग्रिल वाली आधी दीवार थी। मैं चाय का कप हाथ में लिए खड़ी थी कि तभी मेरी नजर उस पार गई। पड़ोस की बालकनी में एक आदमी खड़ा था। दोस्तों, मैंने लड़कों को देखना छोड़ दिया था, पर मैं अंधी नहीं थी। उम्र यही कोई 31-32 साल रही होगी। उसमें एक बहुत ही सिंपल सी ब्लैक टी शर्ट और ग्रे लोअर पहना था। बाल हल्के से बिखरे हुए थे। चेहरे पर एक बहुत ही रफ सी दाढ़ी थी। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था और वो बहुत ही सीरियस होकर सामने देख रहा था। उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा भारीपन था जो आजकल के छपरी लड़कों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने चाय का घूंट लिया और मन ही मन सोचा, चलो भगवान, तुमने मेरी इतनी तो सुन ली। कम से कम पड़ोसी तो ढंग का दिया है। सुबह शाम बालकनी में आने का कोई तो सॉलिड बहाना मिलेगा। मैं उसे तिरछी नजरों से ताड़ ही रही थी कि तभी मेरे सारे अरमानों पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। बालकनी के दरवाजे से एक 4 या 5 साल का छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसने सीधा जाकर उस हॉट पड़ोसी की टांगे पकड़ ली। पापा, पापा, मुझे पॉटी आई है, उस बच्चे ने अपनी तोतली आवाज में कहा। उस आदमी ने कॉफी का मग नीचे रखा, अपने चेहरे की वो सीरियस वाली एक्टिंग छोड़ी और हंसते हुए उस बच्चे को गोद में उठा लिया। चलो मेरा शेर, आते हैं, कहकर वो अंदर चला गया। मैं बालकनी में बुत बनकर खड़ी रह गई। लो भाई काव्या, माल पहले से सोल्ड आउट है और ऊपर से बाय 1 गेट 1 फ्री की स्कीम भी चल रही है। मैंने अपना सिर पीट लिया। पक्का इसकी कोई सुंदर सी बीवी होगी जो अंदर बैठकर टीवी सीरियल देख रही होगी। मेरा पहला और आखिरी क्रश वहीं बालकनी की ग्रिल पर दम तोड़ चुका था। अगले कुछ हफ्तों तक हमारा कोई खास आमना सामना नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता चला कि उसका नाम कबीर है और वो एक आर्किटेक्ट है। पर हमारी असल कहानी शुरू हुई मेरी एक बुरी आदत की वजह से। मुझे रात को काम करते हुए तेज आवाज में गाने सुनने की आदत थी। एक रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में स्पीकर पर फुल बेस के साथ गाने बजा रही थी। तभी मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। पापा मम्मी सो चुके थे, तो मैंने ही जाकर दरवाजा खोला। सामने कबीर खड़ा था।
वो लोअर और टी शर्ट में था, शायद सोने जा रहा था। जी, मैंने पूछा। देखिए, मुझे पता है आप लोग नए आए हैं, पर क्या आप अपने ये फालतू के गाने थोड़े आहिस्ता बजा सकती हैं? मेरा बेटा अंदर सो रहा है और वो बार बार उठ रहा है। उसने बहुत ही रूखी और सख्त आवाज में कहा। मुझे उसकी टोन बिल्कुल पसंद नहीं आई। फालतू के गाने? एक्सक्यूज मी अंकल, ये ट्रेंडिंग गाने हैं और रात के 11:30 ही बजे हैं, कोई रात के 3 नहीं बज रहे। मैंने भी अपनी चौड़ी वाली एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। उसमें अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे अंकल मत कहिए, और ट्रेंडिंग होंगे आपके लिए, मेरे लिए ये शोर है। सोसाइटी के रूल्स होते हैं कुछ। अगर आप आवाज कम नहीं करेंगी तो मुझे सेक्रेटरी को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। वो मुझे धमकी देकर अपने फ्लैट में चला गया। मेरा खून खौल गया। मैंने भड़क कर दरवाजा बंद किया। हॉट था तो क्या हुआ, अकल से तो एकदम सठियाया हुआ था। अगले दिन से हमारी एक अनकही जंग शुरू हो गई। वो मुझे घूरता, मैं उसे इग्नोर करती। पर इस जंग में एक ट्विस्ट था। उसका बेटा आरव बहुत ही क्यूट और शैतान बच्चा था। कबीर सारा दिन काम में बिजी रहता तो आरव अक्सर बालकनी में आकर खड़ा हो जाता। मेरी आदत थी बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाने की। एक दिन आरव बालकनी की ग्रिल पकड़कर मुझे देख रहा था। मैंने उसे एक चॉकलेट दिखाई। खाएगा? मैंने पूछा। उसने जोर से सिर हिलाया। मैंने ग्रिल के ऊपर से उसे चॉकलेट पकड़ा दी। उस दिन के बाद आरव मुझसे घुल मिल गया। मैं उसे बालकनी से ही फोन में कार्टून दिखाती, उसे अजीब अजीब शक्लें बनाकर हंसाती। आरव मुझे काव्या मासी कहने लगा था। एक संडे की दोपहर थी। मम्मी पापा मार्केट गए हुए थे। आरव मेरे घर आ गया। मैं उसे वीडियो गेम खिला रही थी और हम दोनों जमीन पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी दरवाजे पर बेल हुई। मैंने खोला तो कबीर खड़ा था। आरव यहाँ है? उसने पूछा। हाँ, अंदर खेल रहा है, आइए, मैंने कहा। वो अंदर आया। उसने देखा कि आरव के हाथ में चिप्स का पैकेट था और वो गेम खेल रहा था। कबीर ने मुझे घूर कर देखा। आप इसे ये सब जंक फूड क्यों खिला रही हैं? और इसे स्क्रीन से दूर रखा कीजिए, इसकी आंखें खराब हो जाएंगी, उसने झिड़कते हुए कहा। यार, आप हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी तो रिलैक्स किया करो। बच्चा है, संडे को थोड़ा एंजॉय कर रहा है तो क्या आफत आ गई? मैंने भी उसे पलट कर जवाब दिया। कबीर ने एक गहरी सांस ली। आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आप खुद अभी बच्ची हैं। आपको जिम्मेदारी का क्या पता? उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। अजीब खड़ूस आदमी था, पर मुझे ये खड़ूस आदमी थोड़ा समझ आने लगा था। सोसाइटी की औरतों से मेरी मम्मी को पता चला था कि कबीर की बीवी की मौत 3 साल पहले एक बीमारी से हो गई थी। तब आरव मुश्किल से 1 साल का था। कबीर ने दूसरी शादी नहीं की। वो अकेले ही उस बच्चे को पाल रहा था और अपना काम भी कर रहा था। ये सुनकर मेरे दिल में जो उसके लिए गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया था। मुझे लगा कि इंसान जो बाहर से इतना पत्थर दिखता है वो अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। दोस्तों, मुझे लड़कों से चिढ़ थी, पर कबीर बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था और शायद यही बात थी जो मुझे उसकी तरफ खींचने लगी थी। अगर आपको भी लगता है कि कबीर का यह गुस्सा असल में उसका दर्द था, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। देखते हैं कितने लोग कबीर को समझ पा रहे हैं। हमारी असल बातचीत शुरू हुई एक बालकनी वाली रात को। उस दिन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की शादी की सालगिरह थी। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी बीवी के साथ एक बहुत ही रोमांटिक फोटो डाली थी। वो फोटो देखकर मेरे पुराने जख्म हरे हो गए। मुझे याद आ गया कि कैसे उसने मुझे मेरे बचपने का ताना मारकर छोड़ा था। रात के 1 बज रहे थे। मैं बालकनी में खड़ी रो रही थी।
तभी मुझे लगा कि बगल वाली बालकनी में कोई आया है। कबीर था। वो शायद पानी पीने उठा था और मुझे रोता हुआ देखकर रुक गया। मैं जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। सब ठीक है? उसने बहुत ही धीमी और शांत आवाज में पूछा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ, बस थोड़ा आंखों में कुछ चला गया था। अंधेरे में झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है काव्या, उसने कहा। उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था। उसकी उस भारी आवाज में मेरा नाम सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। मैं चुप रही। वो अपनी बालकनी की ग्रिल के पास आ गया। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो बोल सकती हो। मैं सुनने में अच्छा हूं, जज नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों, पर उस रात उस खरूस आदमी के सामने मैंने अपना दिल खोल कर रख दिया। मैंने उसे रोहन के बारे में बताया, उस धोखे के बारे में बताया। वो चुपचाप सुनता रहा। पता है कबीर, उसने मुझसे कहा था कि मैं घर संभालने लायक नहीं हूं, इसलिए वो किसी और के पास चला गया। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? मैं फूट फूट कर रोने लगी। कबीर ने कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर उसने बहुत ही ठहराव के साथ बोला, जो इंसान तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ नहीं अपना सकता, वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं था काव्या। तुम जैसी हो, बहुत अच्छी हो। तुम्हारे अंदर जो ये पागलपन है, जो ये जिंदगी है, ये बहुत कम लोगों में होती है। इसे किसी ऐसे घटिया इंसान के लिए खत्म मत करो। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी आंखें बहुत गहरी लग रही थीं। और आप? मैंने पूछ लिया। आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हैं? उसने एक फीकी सी स्माइल दी। क्योंकि मेरी जिंदगी का जो पागलपन था, वो 3 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरे पास सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। आरव है। उसकी बातों में इतना दर्द था कि मेरा मन किया कि मैं दीवार फांद कर जाऊं और उसे गले लगा लूं। उस रात के बाद हमारे बीच का वो टॉम एंड जेरी वाला झगड़ा खत्म हो गया। अब हम बालकनी फ्रेंड्स बन चुके थे। मैं अक्सर रात को बालकनी में उसका इंतजार करने लगी थी। अब मेरा ध्यान उसकी छोटी छोटी बातों पर जाने लगा था। जब वो आरव को गोद में उठाता था तो उसके बाइसेप्स की नसें कैसे तन जाती थीं। जब वो हंसता था तो उसकी आंखों के किनारे कैसे सिकुड़ते थे। मैं 25 साल के लड़कों से दूर भागती थी, पर इस 32 साल के बाप ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शारीरिक खिंचाव भी पड़ने लगा था। एक दिन मेरे घर का वाईफाई राउटर खराब हो गया। पापा घर पर नहीं थे। मैंने कबीर को मैसेज किया। वो आ गया। राउटर दीवार पर बहुत ऊंचाई पर लगा था। कबीर ने एक स्टूल रखा और उस पर चढ़ गया। मैं स्टूल के बिल्कुल पास खड़ी थी उसे तार पकड़ाने के लिए। उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थीं। अचानक उसका पैर स्टूल से फिसला, वो नीचे गिरा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। वो सीधा मेरे ऊपर गिरा और हम दोनों जमीन पर गिर गए। वो मेरे बिल्कुल ऊपर था। उसके दोनों हाथ मेरे चेहरे के दोनों तरफ जमीन पर टिके थे ताकि उसका पूरा वजन मुझ पर ना पड़े। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थी। मेरा चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। मुझे उसकी शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी। वो मुझे देख रहा था और मैं उसे। उसकी आंखों में एक पल के लिए वो सीरियसनेस गायब हो गई थी। मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। मुझे लगा कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। कुछ सेकंड्स तक हम वैसे ही रहे। फिर वो हड़बड़ाकर उठा। उसने मुझे भी हाथ देकर उठाया। सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वो बिना मेरी आंखों में देखे बोला। कोई बात नहीं, मैंने कहा, पर मेरी आवाज भी कांप रही थी। वो अपना काम खत्म करके जल्दी से चला गया। पर उस दिन के बाद जब भी हम मिलते तो नजरें मिलाने में एक अजीब सी झिझक होती। एक ऐसा करंट था हमारे बीच जिसे हम दोनों महसूस कर रहे थे, पर बोल कोई नहीं रहा था। और फिर वो रात आई जिसने सारी हदें, सारे कंट्रोल की धज्जियां उड़ा दी।
मेरे मम्मी पापा बुआ की बेटी की शादी में गए हुए थे। वो 2 दिन बाद आने वाले थे। मैं फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। शाम को आरव मेरे पास आ गया। काव्या मासी, पापा काम कर रहे हैं, मुझे आपके पास खेलना है। मैंने उसे अंदर बुला लिया। हम दोनों टीवी पर गेम खेलने लगे। खेलते खेलते रात के 10 बज गए। आरव सोफे पर ही मेरी गोद में सिर रखकर सो गया। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज आंधी चल रही थी। करीब 10:30 बजे दरवाजे पर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। कबीर खड़ा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। आरव सो गया क्या? उसने पूछा। हाँ, अभी अभी सोया है, आ जाइए, मैंने कहा। कबीर अंदर आया। उसने सोफे पर सो रहे आरव को देखा। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। बिजलियां कड़क रही थी। अचानक एक तेज कड़कड़ाहट के साथ पूरी सोसाइटी की बिजली चली गई। पूरे घर में घना अंधेरा छा गया। काव्या, तुम ठीक हो? कबीर ने अंधेरे में पूछा। हाँ, मैं फोन की टॉर्च ऑन करती हूं। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में मैंने कबीर को देखा। वो आरव को गोद में उठा रहा था। मैं चलता हूं, आरव को सुलाना है, और तुम भी दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेना, कबीर ने कहा। वो आरव को कंधे पर लिटाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं दरवाजा खोलने के लिए उसके पीछे पीछे गई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर सीढ़ियों में भी अंधेरा था। कबीर बाहर जाने लगा, पर वो अचानक दरवाजे की चौखट पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मेरे बाल खुले हुए थे, घर के कपड़ों में थी, और मेरे चेहरे पर शायद वो डर और वो अकेलापन साफ दिख रहा था जो उस खाली फ्लैट और अंधेरे ने पैदा कर दिया था। कबीर एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर वो एक कदम वापस अंदर आया। उसने आरव को एक हाथ से संभाला हुआ था। उसका दूसरा हाथ खाली था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। कबीर ने अपना खाली हाथ उठाया। मेरी सांसें रुक गईं। उसने अपनी उंगलियों से मेरे गाल को छुआ। मेरे गाल पर शायद काजल फैल गया था। उसने बहुत ही नजाकत से उस काजल को अपनी उंगली से साफ किया। उसकी उंगलियों का वो स्पर्श उस अंधेरी और तूफानी रात में मेरे पूरे वजूद को झकझोर गया। मैं मूर्ति की तरह खड़ी रही। कबीर मेरी आंखों में देख रहा था। आज उसकी आंखों में वो संयम नहीं था, वो कंट्रोल नहीं था जो हमेशा होता था। आज वहां एक ऐसी आग थी जो मुझे जलाकर राख कर सकती थी। तुम बहुत खतरनाक हो काव्या, उसने बहुत ही भारी और फुसफुसाती हुई आवाज में कहा। क्या? मेरे मुंह से बमुश्किल एक शब्द निकला। तुम मुझे वो सब फिर से महसूस करवा रही हो जो मैं 3 साल पहले हमेशा के लिए दफन कर चुका था। इतना कहकर वो पलटा और बिना कुछ और बोले अंधेरे में सीढ़ियों की तरफ चला गया। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरे गाल पर अभी भी उसकी उंगलियों की छुअन महसूस हो रही थी। दोस्तों, उस एक छुअन ने और उसके उन शब्दों ने मेरे अंदर एक ऐसा तूफान ला दिया था जिसे संभालना मेरे बस में नहीं था। वो 32 साल का एक सिंगल बाप था और मैं 24 साल की एक लड़की। मैं क्या करती? मैं वापस कमरे में आई और धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग 1000 की स्पीड से दौड़ रहा था। ये आदमी जो कल तक मुझे डांटता था, आज अचानक मेरे इतने करीब कैसे आ गया? और मैं क्यों नहीं पीछे हटी? मैं 24 साल की एक लड़की हूं और वो 32 का एक बाप। ये इक्वेशन तो कहीं से भी सेट नहीं हो रही थी। पर सच बताऊं, उस रात मुझे कोई इक्वेशन सेट करनी भी नहीं थी। मुझे बस वो चाहिए था। अगली सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। मौसम साफ हो चुका था। मैं बालकनी में आई। मैंने देखा कबीर अपनी बालकनी में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसने मुझे देखा। कल रात के बाद ये हमारा पहला आमना सामना था। मुझे लगा वो नजरें चुराएगा या अजीब सा बर्ताव करेगा, पर उसने फोन कान से हटाया और मुझे देखकर एक बहुत ही ठहरी हुई गहरी सी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग काव्या, उसने कहा। उसकी आवाज में कल रात वाली वो भारीपन और वो नशा अभी भी बाकी था।
गुड मॉर्निंग। मैं हकला गई। मैं जो हमेशा इतनी मुंहफट थी, आज मेरे पास शब्द नहीं थे। आरव कैसा है? मैंने बात बदलने के लिए पूछा। ठीक है, अंदर टीवी देख रहा है, उसने कहा और फिर बालकनी की उस आधी दीवार के पास आ गया। वो मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था। आज तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, रात को नींद नहीं आई क्या? उसने सीधा वार किया। मैं झेप गई। वो रात को लाइट नहीं थी ना, और गर्मी भी बहुत थी। मैंने बहाना बनाया। वो हंसा। हाँ, गर्मी तो बहुत थी कल रात। उसने ये लाइन इतनी सफाई से मारी कि मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैं बिना कुछ बोले तुरंत अंदर भाग आई। ये 32 साल का आदमी तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक निकला। पर हमारी इस आंख मिचौली को असली आग मिली 2 दिन बाद। शाम का वक्त था। मैं नीचे से कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आ रही थी। मेरे हाथों में 2 भारी थैले थे। मैं अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में घुसी। तभी पीछे से एक आवाज आई, होल्ड। मैंने लिफ्ट का बटन दबाकर रखा। दरवाजा खुला और कबीर अंदर आ गया। वो शायद ऑफिस से लौट रहा था। उसने डार्क ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, जिसके 2 बटन खुले थे। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर थी, पर वो उस थकान में भी बहुत रफ और अट्रैक्टिव लग रहा था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। हम दोनों उस छोटी सी जगह में अकेले थे। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। तीसरे फ्लोर के आसपास अचानक एक झटका लगा। लाइट ब्लिंक हुई और लिफ्ट बीच में ही रुक गई। अरे यार, मेरे मुंह से निकला। मैंने बटन दबाए पर कुछ नहीं हुआ। शायद पावर कट है। जनरेटर ऑन होने में 2-3 मिनट लगेंगे, कबीर ने बहुत शांति से कहा। हम दोनों चुपचाप खड़े थे। लिफ्ट के अंदर एक अजीब सी उमस हो गई थी। उसके परफ्यूम की हल्की हल्की महक मेरे दिमाग पर चढ़ रही थी। मुझसे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अपनी आदत के हिसाब से डार्क जोक मारने की कोशिश की। कबीर, अगर हम इस लिफ्ट में हमेशा के लिए फंस गए और मर गए तो न्यूज़ वाले क्या कहेंगे? एक बच्चे बाप और एक बेचारी लड़की लिफ्ट में पाए गए, मैंने हंसते हुए कहा। पर कबीर नहीं हंसा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो सीरियसनेस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। तुम हर चीज का मजाक कैसे बना लेती हो काव्या? उसने पूछा। क्योंकि मजाक नहीं बनाऊंगी तो चीजें बहुत भारी हो जाती हैं, मैंने जवाब दिया। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। लिफ्ट इतनी छोटी थी कि उसका एक कदम मुझे दीवार से सटाने के लिए काफी था। और जो चीजें भारी हो चुकी हैं, उनका क्या? उसने बहुत ही भारी आवाज में कहा। मैं पीछे हटी और मेरी पीठ लिफ्ट की ठंडी दीवार से जा लगी। कबीर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए, मुझे पूरी तरह से कैद कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका था। वही जो मैं पिछले 2 महीनों से करना चाह रहा हूं। पर तुम्हारी ये मजाक करने की आदत मुझे रोक देती थी। वो मेरे इतना करीब आ गया कि उसकी शर्ट के खुले बटन से मुझे उसकी छाती दिख रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मुझे डर नहीं लग रहा था, पर मेरे पूरे बदन में एक ऐसा खिंचाव हो रहा था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। कबीर ने अपना एक हाथ दीवार से हटाया और मेरी कमर पर रख दिया। उसकी उंगलियों का वो दबाव इतना सख्त था कि मेरे मुंह से एक हल्की सी सीटी निकल गई। तुमने मुझे पागल कर दिया है काव्या, वो मेरे कान के पास फुसफुसाया। तुम मुझे घूरती हो, फिर मजाक करती हो, फिर भाग जाती हो। तुम चाहती क्या हो? वो अपनी हदें पार कर रहा था और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। आप तो बहुत मैच्योर है ना कबीर जी, तो आप ही बता दीजिए, मैंने भी हिम्मत करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने मेरी कमर को थोड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। हमारा बदन एक दूसरे से टकरा रहा था। मैच्योर आदमी भी इंसान होता है काव्या, और इंसान को जब प्यास लगती है तो वो उसूल नहीं देखता, उसने कहा। उसका चेहरा मेरे चेहरे की तरफ झुका। मुझे लगा वो मुझे किस करेगा।
मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ उसकी शर्ट के कॉलर पर रख दिए। मेरी उंगलियां उसके बालों में घुसने ही वाली थीं, तभी लिफ्ट की लाइट आ गई और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी। हम दोनों झटके से अलग हुए। कबीर ने अपने बाल ठीक किए और मैं अपने कपड़े सही करने लगी। लिफ्ट हमारे फ्लोर पर रुकी। दरवाजा खुला। कबीर ने बाहर निकलने से पहले मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक आग थी। ये बात यहां खत्म नहीं हुई है काव्या, उसने कहा और अपने फ्लैट की तरफ चला गया। मैं कांपते पैरों के साथ अपने घर के अंदर आई। उस दिन के बाद से हमारे बीच का वो पर्दा पूरी तरह से गिर चुका था। मम्मी पापा अभी भी बुआ के घर से नहीं लौटे थे। अगले 2 दिन मैंने और कबीर ने वो सब महसूस किया जो शायद मैंने अपने पिछले 3 साल के रिलेशनशिप में भी नहीं किया था। हम दोनों एक दूसरे के फ्लैट में घंटों बिताते। आरव के सोने के बाद कबीर मेरे पास आ जाता। हमने कोई शारीरिक हद पार नहीं की थी, पर हमारी बातें, हमारा एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को छूना, उसमें जो गहराई थी वो किसी भी जिस्मानी रिश्ते से कहीं ज्यादा थी। मुझे लगने लगा था कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। मुझे इसकी जिम्मेदारी सब कुछ अपना सा लगने लगा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं समाज की जिस दीवार को फांदने की कोशिश कर रही थी, वो दीवार मुझे ही कुचलने वाली थी। मम्मी पापा वापस आ गए और उनके आते ही मोहल्ले की आंटियों ने अपना काम शुरू कर दिया। नीचे वाली शर्मा आंटी ने मेरी मम्मी को बातों बातों में कह दिया, बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत मिलनसार है। आपके जाने के बाद वो और पड़ोस वाले कबीर तो बिल्कुल एक परिवार की तरह रह रहे थे। मम्मी का माथा ठनका। उन्होंने मुझसे पूछताछ की। मैंने कह दिया कि बस आरव को खिलाने जाती थी, पर आग लग चुकी थी। पापा ने मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो मेरी शादी करके ही चैन की सांस लेंगे। मैंने कबीर को ये बात बताई। बालकनी में हम दोनों खड़े थे। कबीर, पापा मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं रो रही थी। कबीर का चेहरा बहुत शांत था, पर उसकी आंखों में दर्द था। काव्या, जो हो रहा है सही हो रहा है, उसने कहा। क्या सही हो रहा है? तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि यही सच्चाई है। मैं 32 साल का हूं, मेरा एक बच्चा है, मेरा पास्ट है, और तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। तुम क्यों एक बच्चे की सौतेली मां बनना चाहती हो? ये तुम बोल रहे हो? लिफ्ट में तो तुमने कुछ और ही कहा था, मैंने गुस्से से कहा। वो सिर्फ एक मर्द का आकर्षण था काव्या, पर जब बात जिंदगी की आती है तो मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए तुम्हारी जवानी बर्बाद कर दूं। तुम्हारे पापा सही कर रहे हैं। उसकी बातों ने मुझे तोड़ कर रख दिया। वो मुझे समझा रहा था, पर असल में वो मुझे खुद से दूर कर रहा था। और फिर वो दिन आ गया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक दिन कबीर आरव को लेकर नीचे पार्क में जा रहा था। मेरे पापा सीढ़ियों में खड़े थे। मेरे पापा ने कबीर को रोक लिया। मैं अंदर से सब सुन रही थी। देखिए कबीर जी, पापा की आवाज बहुत सख्त थी। मैं बहुत सीधा आदमी हूं। मुझे पता है आप और मेरी बेटी के बीच क्या चल रहा है। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। कबीर ने कुछ कहने की कोशिश की। पापा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। मुझे बताइए, क्या है आपके पास? एक बच्चा जो आपकी पहली बीवी की निशानी है। आप अपनी जिंदगी जी चुके हैं, पर मेरी बच्ची, उसमें दुनिया नहीं देखी है, वो नासमझ है। आप उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? पापा के ये शब्द किसी चाबुक की तरह पड़ रहे थे। कबीर, जो हमेशा मेरी इज्जत के लिए खड़ा होता था, आज वो चुप था। उसका स्वाभिमान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब तार तार हो रही थी। पर वो एक बाप था। शायद इसलिए वो मेरे बाप का दर्द समझ रहा था। उसने अपना सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं अंकल, मेरी गलती थी। मैं अपनी हद भूल गया था। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं,
आज के बाद काव्या मेरी इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखेगी और ना ही मैं उसकी तरफ देखूंगा। कबीर ने ये कहा, आरव का हाथ पकड़ा और नीचे चला गया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। उस दिन के बाद कबीर ने सच में अपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं बालकनी में जाती तो वो अंदर चला जाता। मैंने उसे मैसेज किए, उसने ब्लॉक कर दिया। उसने अपने स्वाभिमान और मेरी भलाई के लिए उस रिश्ते का गला घोट दिया जो अभी ठीक से पनपा भी नहीं था। पर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे आरव को देखकर होती थी। वो बच्चा बालकनी की ग्रिल पकड़कर खड़ा रहता और रोते हुए कहता, काव्या मासी, आप घर क्यों नहीं आते? पापा मुझे आपके पास जाने नहीं देते। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं बस अपने कमरे में छिपकर रोती रहती थी। पापा ने मेरी सगाई एक इंजीनियर लड़के से तय कर दी है। लड़का अच्छा है, कुंवारा है, मेरी उम्र का है। वो सब कुछ है जो एक नॉर्मल लड़की को चाहिए। पर मेरा दिल उस आदमी और उसके उस 5 साल के बच्चे के पास गिरवी रखा हुआ है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी हूं जहां से कोई रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ मेरी माँ बाप की इज्जत है, उनका समाज है, मेरी वो नॉर्मल जिंदगी है, और दूसरी तरफ वो आदमी है जिसने मुझे टूटने के बाद फिर से प्यार करना सिखाया। और वो बच्चा है जो मुझे अपनी माँ मान बैठा है। मैं क्या करूं? क्या मैं अपने प्यार और उस बच्चे के लिए अपने माँ बाप से बगावत कर लूं, दुनिया के ताने सह लूं, या फिर चुपचाप अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लूं और कबीर को हमेशा के लिए भूल जाऊं? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। मुझे आपके सहारे की सख्त जरूरत है। आप लोग बाहर से इस कहानी को देख रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी जगह अगर आप होते या आपकी कोई बहन या दोस्त होती तो आप उसे क्या सलाह देते। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ूंगी। शायद आपका कोई जवाब मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल दे। और अगर आपको मेरी ये उलझन, मेरा ये दर्द सच्चा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि मैंने क्या फैसला लिया।